नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। क्लास 12 बायोलॉजी जो है चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और इसका पार्ट 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम पार्ट 9 बताएंगे, यानी कि भाग 9 बताएंगे। इससे पहले वाले प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एड्स रोग के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त किया था। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है और हम लोगों के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कैसे कार्य करता है। अभी आपने इसे नहीं देखा है तो आप जो है इससे पहले वाले यानी कि प्रीवियस वीडियो को देखिए, आप जो है खूब अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है और एड्स कैसे फैलता है, एड्स रोग क्या है, किन विषाणु के कारण होता है और इसका उपचार संभव है कि नहीं है, और ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, ये सारी बातें जो है हमने प्रीवियस सेशन में बता दिया है। और आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। तो वो रोग होगा कौन सा? तो वह रोग है कैंसर। कैंसर, आज जो है हम कैंसर पर बात करेंगे। कैंसर क्या है, कैसे होता है, क्या इसका इलाज है कि नहीं है, और यह किन कारणों से होता है, इसको कैसे पहचान किया जा सकता है, कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो आप जो है इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह भी एक बहुत ही घातक रोग है जिसका नाम है कैंसर। अभी हमने इसके बारे में बताया भी कि किसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो है कैंसर। आज का ये वीडियो जो है कैंसर रोग पे होगा। प्रीवियस वीडियो जो था वो एड्स रोग पे था। तो सबसे पहली बात कि कैंसर क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारे शरीर में, हम लोगों का जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है और ये कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है। और कोशिकाओं में विभाजन जो है एक बहुत ही नियंत्रित व नियमित होता है। मतलब कि ये विभाजन नियंत्रण में होता है और नियमित होता है, यानी कि हमारी कोशिकाएं नियंत्रित और नियमित रूप से विभाजित होती रहती हैं। ये कोशिकाओं का गुण है। कैंसर कोशिकाओं में यही नियंत्रणता टूट जाता है, यानी कि कैंसर कोशिकाओं में यही नियंत्रता जो है और नियमितता जो है टूट जाती है। और जिस कारण से यदि कैंसर कहीं भी हो गया हम लोगों के शरीर में, जैसे कि इस त्वचा पे हो गया, तो यहाँ पे जो कोशिका की जो विभाजन है उसकी नियमितता तो टूट गई है। अब जो है यहाँ पे कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से, अनियमित रूप से विभाजन करेंगी और बहुत अधिक संख्या में वृद्धि करेंगी, जिस कारण से यह स्थान जो है फूल जाएगा और यहाँ का आयतन भी बढ़ जाएगा। यानी कि जहाँ पे भी कैंसर हुआ है वहाँ पे अनियंत्रित रूप से कोशिकाएं विभाजित होगी और जिस कारण से कि उस स्थान पर का आयतन बढ़ जाएगा और कोशिकाएं वह स्थान जो है फूल जाएगा। जैसे कि कोशिका में विभाजन होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 128 और 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024। इस तरह से कोशिकाएं नियमित रूप से विभाजित होती रहती है। और वही जहाँ पे भी कैंसर हुआ, जहाँ पे कैंसर कोशिकाएं हैं वहीं पर इसकी नियमितता यानी कि विभाजित होने की जो नियमितता है वह टूट जाती है।
और यहाँ पे कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं और अनियंत्रित रूप से अनियमित रूप से विभाजन करती हैं, यानी कि बहुत ही तेज़ी से होना चाहिए एक कोशिका में विभाजन, हो जाता है 4, 5, 6, इस तरह से कोशिका में विभाजन बहुत ही तेज़ी से विभाजित करती हैं, जिस कारण कि वह स्थान जो है फूल जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है और फूल जाने के कारण वहाँ पे गांठ बन जाता है और उसी गांठ को ट्यूमर कहते हैं, उसी गांठ को ट्यूमर कहते हैं। और धीरे धीरे यही ट्यूमर असामान्य रूप से बढ़ने लगता है, असामान्य रूप से बढ़ने लगता है। यहाँ है तो शरीर के किसी भी भाग में चला जा सकता है। ये असामान्य रूप से गांठ जो है बढ़ने लगता है क्योंकि कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं। अब क्या होता है कि एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है और उसी कोशिकाओं के समूह को हम लोग ट्यूमर कहते हैं, यानी कि कोशिकाएं समूह में हो जाती हैं, गांठ बना लेती हैं और उसी कोशिकाओं के समूह को जो है ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, एक है बेनिग्न ट्यूमर और दूसरा है मेलिग्न ट्यूमर। जो बेनिग्न ट्यूमर है वह जो है घातक नहीं होता है, कम घातक होता है, क्योंकि यह जिस स्थान पर बनता है उसी स्थान पर ही सीमित रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया कौन, बेनिग्न ट्यूमर, तो यहीं तक सीमित रहेगा, शरीर में कहीं भी बढ़ के नहीं जाएगा यहाँ से, इसलिए जो है बेनिग्न ट्यूमर जो है कम घातक होता है। लेकिन जो दूसरा है मेलिग्न ट्यूमर, यह जो है बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। क्यों? बहुत ही ज़्यादा यह खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। कौन? तो मेलिग्न ट्यूमर। और ये क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस और मेटास्टेसिस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कैंसरस कोशिकाएं, यानी कि जिन कोशिकाओं में कैंसर हुआ है उसे कैंसरस कोशिकाएं कहेंगे। और मेटास्टेसिस जो है एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि जो कैंसरस कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, जहाँ पे बनती हैं वहाँ से शरीर के अन्य भागों में फैल जाती हैं और शरीर के जिन भागों में जाती हैं वहाँ पे जो है ट्यूमर उत्पन्न करती है, वहाँ पर जो है कैंसर रोग उत्पन्न करती है। यानी कि जहाँ पे पहुँचेगी वहाँ पे जो है ट्यूमर बनना चालू हो जाता है और इस तरह से फैलना ही कहलाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्या? तो मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। तो ये हो गया कैंसर कैसे होता है और हम लोगों के शरीर में कैसे फैलता है। अब इसका कारण क्या है, किन किन कारणों से जो है कैंसर फैलता है? तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, कैंसर होने का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत से तरीके से यह हो सकता है, जैसे कि धूम्रपान करने से, यानी कि स्मोकिंग करने से हो सकता है, तंबाकू का सेवन करने से हो सकता है। इनफैक्ट धूप में यदि चले जाओ आप तो वहाँ से सूर्य के प्रकाश की जो यूवी रेज आती हैं उससे भी कैंसर हो सकता है। यानी कि उस रेज में जो है 2 तरह के किरणें होती हैं, 2 तरह की रेज होती हैं, एक अनआयनकारी और एक होता है आयनकारी। और ये जो रेज होती हैं जैसे कि एक्स रेज हैं, वाई रेज है, और इन सारे रेज से भी कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। हेयर डाई से भी कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं कैंसर होने के। तो आजकल तो ये भी कहा जाता है कि प्लास्टिक के कप में चाय पीने से भी कैंसर होता है। तो इस तरह से जो है कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं, कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है कि उसको रोक दिया जाए और कैंसर न हो, ऐसा नहीं है। कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं। अब यदि कैंसर हो गया तो हम उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, उसे पहचान कैसे करेंगे कि कैंसर हो गया है? तो इसके लिए जो है एक्स रेज का यूज़ करके हम उसे डिटेक्ट करते हैं। एक्स रेज का यूज करके हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सीटी स्कैन का यूज करके जो है इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर हुआ है कि नहीं। एमआरआई द्वारा जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी परीक्षण विधियां हैं जिसके द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं। किसके बारे में? तो कैंसर के बारे में, कि शरीर में कैंसर है कि नहीं है। अब इसका उपचार क्या है?
यदि कैंसर हो गया तो इसका उपचार क्या है। तो यदि कैंसर हम लोगों को या किसी भी व्यक्ति के शरीर में हो जाता है तो उसके लिए एक विधि द्वारा जो है कैंसर सेल को मारा जा सकता है, और वह विधि है रसोचिकित्सकीय विधि, यानी कि कीमोथेरेप्यूटिक मेथड, कीमोथेरेप्यूटिक प्रोसेस। इसके द्वारा जो है कैंसर सेल को मारा जा सकता है। और ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, कंप्लीटली ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है कि हम यहाँ पे बता दें कि यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आप लोग कहेंगे कि कैंसर हो गया तो ठीक हो जाए। ऐसी बात नहीं है, ये डॉक्टर बता पाएंगे। उनकी जो विधि है, इलाज विधि है, वह बता पाए कि कैंसर ठीक होगा कि नहीं होगा। फिलहाल इसके उपचार के बारे में तो पढ़ना है हमें कि उसका उपचार क्या हो सकता है। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैंसर का उपचार कैसे हो सकता है। तो रसोचिकित्सीय मेथड है, रसोचिकित्सकीय मेथड है, यानी कि कीमोथेरेप्यूटिक। इसमें क्या होता है कि कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का सेवन करके, औषधि को सेवन करके जो है इसका इलाज किया जाता है। किसका? तो कैंसर का। अब जो है इस ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस भी हीरो हीरोइन को जो है कैंसर हुआ रहता है, यदि कैंसर के इलाज से आते हैं तो उनके सिर का सारा बाल गायब हो जाता है, झड़ गया रहता है, गिर गया रहता है, तो बाल उल जो है या त्वचा जो है विकृत हो जाती है। तो बहुत सारे इस ड्रग्स के जो है साइड इफ़ेक्ट है। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जिससे कि कैंसर रोग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन और भी अन्य शरीर में विकृतियाँ उत्पन्न हो जाएंगे। अब कैंसर क्या है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे कर लिया है। अब जो है हम इसे जो है यहाँ पे नोट्स करेंगे, और आप लोगों को मेरे साथ जो है नोट्स भी करना होगा, नोट्स भी बनाना होगा। बहुत सारे लोग जो है हमें मैसेज करते हैं कि नोट्स प्रोवाइड कराइए, नोट्स प्रोवाइड कराइए। नोट्स हमारे पास उपलब्ध है, PDF फॉर्म में भी उपलब्ध है, लेकिन आप लोग जो है यहाँ से आप जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारा चीज़ तो आपके नोट्स में है, और आप लोगों में क्षमता है नोट्स बनाने की। आप नोट्स बनाएंगे तो आपका बनाया हुआ नोट्स और मेरे द्वारा दिया गया नोट्स जो है उसमें बहुत सारा अंतर आ जाएगा, क्योंकि आप अपनी भाषा में लिखेंगे और मैंने अपनी भाषा में लिख करके जो है उसे बनाया हुआ है। यदि किसी को लगता है कि हाँ वो नोट्स नहीं बना सकता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि हमने व्हाट्सएप नंबर बता रखा है, उस पर मैसेज कीजिए। और नोट्स के चार्जेज हैं, क्योंकि बनाने में और उसे एडिट कराने में और PDF फॉर्म में बनाने में बहुत ही मेहनत लगा हुआ है, और इसके साथ साथ कुछ धन भी खर्च हुआ है। तो उसे आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, भेज देंगे। यदि हम थोड़ा सा भी इसमें रख रहे हैं फी, तो क्या होगा कि हमारा मेहनत तो नहीं आएगा, मेहनत की बात अलग है, लेकिन जो हमने धन लगाया वो हमारा आ सकता है। तो हमने PDF फॉर्म में नोट्स तैयार कर लिया है। यदि किसी को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, और इसका फ़ी हम डिटेल्स में वहाँ पे बताएंगे। तो अब हम इसे लिखेंगे कि कैंसर कैसे होता है। तो हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभाजन होता रहता है, और यही वृद्धि यानी कि विभाजन जो है क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, अनियमित हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है, यानी कि गांठ बन जाते हैं। उसी गांठ को ट्यूमर कहते हैं। और ये जो दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं क्या, तो बेनिग्न ट्यूमर, और दूसरे को कहते हैं मेलिग्न ट्यूमर। तो शुरू कर रहे हैं, इस नोट्स को आप लोग लिखिए। हमारे शरीर में वृद्धि एवं विभेदन अत्यधिक नियंत्रित एवं नियमित होती हैं। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभाजन नियमित एवं नियंत्रित
होता है, बहुत ही नियमित एवं नियंत्रित होता है। कैंसर कोशिकाओं में ये नित्यात्मकता या नियंत्रता एवं नियमितता टूट जाती है और ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में ये गुण समाप्त हो गया है। कौन सा गुण समाप्त हो गया है? तो नियमित रूप से और नियंत्रित रूप से विभाजन होना, ये गुण समाप्त हो गया। अभी तो हमने बताया कि हमारे शरीर में जो कोशिका वृद्धि एवं विभाजन होता है वह नियमित एवं नियंत्रित होता है, और जो कैंसरस कोशिकाएं होती हैं यही नियमितता और नियंत्रता टूट जाता है, और ऐसा लगता है कि इन कोशिकाओं में ये गुण क्या हो गया है? तो समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। यानी कि ये गुण जो है क्या हो गया है? खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि ये गुण जो है इसमें से क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अब आगे लिखेंगे कि इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रखती हैं। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रखती है। यानी कि ये नियंत्रता और नियमितता समाप्त हो गया रहता है, लेकिन कैंसर कोशिकाओं में विभाजन जारी रहता है। ये नहीं कि विभाजन समाप्त हो गया है, कैंसर कोशिकाओं में विभाजन जो है जारी रखता है और अनियंत्रित रूप से होता है। ये विभाजन क्या होता है? तो अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है, और जो है कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, और कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं। कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, और इसी भंडार को जो है ट्यूमर कहा जाता है, अर्बुद कहा जाता है, जिसे अर्बुद यानी कि ट्यूमर कहते हैं। इसी को जो है अर्बुद कहते हैं, यानी कि ट्यूमर कहते हैं। ठीक, इतनी बातें जो है समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। तो हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन एवं वृद्धि नियंत्रित होता है, नियंत्रण में होता है, और वही नियंत्रण टूट जाता है, जिस कारण से अनियंत्रित रूप से कोशिकाएं विभाजित करती हैं और कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं किसी स्थान पे, और उसी को जो है कहा जाता है अर्बुद यानी कि ट्यूमर। और इसी को हम कहते हैं कि क्या हो गया है? तो कैंसर रोग हो गया है। ये जो अर्बुद होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ये जो ट्यूमर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यानी कि अर्बुद यानी कि ट्यूमर
दो प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है, होते हैं। कौन कौन सा? तो एक को कहा जाता है सुदम अर्बुद, एक को कहते हैं सुदम अर्बुद, इसी को कहा जाता है बेनिग्न ट्यूमर, और दूसरे को कहा जाता है दुर्दम अर्बुद, दुर्दम अर्बुद, और इसे कहेंगे मेलिग्न ट्यूमर। तो दो प्रकार के ये ट्यूमर होते हैं। कौन कौन सा? तो एक है सुदम अर्बुद यानी कि बेनिग्न ट्यूमर, और दुर्दम अर्बुद यानी कि मेलिग्न ट्यूमर। यही हमने बताया सुदम अर्बुद के बारे में कि जो सुदम अर्बुद होते हैं वो कम घातक होते हैं, और जो दुर्दम अर्बुद होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं। क्या चीज़? तो सुदम अर्बुद और दुर्दम अर्बुद, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तब हम इसके बारे में एक एक करके आगे नोट करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने बता दिया है, फिर भी हम इसे बताएंगे। तो आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद से हम आगे इन दोनों के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। हाँ, तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, और सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? तो सुदम अर्बुद के बारे में। सुदम अर्बुद इसी को कहा जाता है बेनिग्न ट्यूमर, बेनिग्न ट्यूमर। तो ये क्या होता है कि ये ज़्यादा घातक नहीं होता है, कम घातक होता है। जिस स्थान पे उत्पन्न होगा, जैसे कि इस स्थान पे उत्पन्न हुआ तो इसी स्थान पे रहेगा, ये नहीं कि पूरे शरीर में फैल जाता है। इसलिए जो है यह कम घातक होता है, क्योंकि जहाँ पे उत्पन्न होता है अपने मूल स्थान पर ही रहता है। तो इसके बारे में हम लिख लेंगे क्या कि ये सामान्यतः अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहता है। ये सामान्यतः अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहता है। यानी कि इसका जहाँ पे उत्पन्न होगा वहीं तक सीमित रहेगा, वहाँ से फैलेगा नहीं, यानी कि शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलता। शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलता है, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलता है, तथा इससे मामूली क्षति होती है। इससे मामूली क्षति होती है, यानी कि ज़्यादा यह नुकसानदायक नहीं होता है। कौन? तो बेनिग्न ट्यूमर, बेनिग्न ट्यूमर। तो ये हो गया बेनिग्न ट्यूमर के बारे में कि ये ऐसा ट्यूमर है कि जिस स्थान पर होगा उसी स्थान पर रहेगा, अपने मूल स्थान से शरीर के सभी भागों में नहीं फैलता है। ये है इसकी विशेषता सुदम अर्बुद की, यानी कि बेनिग्न ट्यूमर की। अब दूसरा जानते हैं दुर्दम अर्बुद के बारे में। ये था पहला, और दूसरा हो जाएगा दुर्दम अर्बुद, इसे कहेंगे मेलिग्न ट्यूमर, मेलिग्न ट्यूमर। ये है क्या? ये है क्या? तो ये जिस स्थान पे होगा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और शरीर के आसपास के ऊतकों पर हमला कर देता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है, और शरीर में दूर दराज स्थान पर चला जाता है।
दूर दराज स्थान पे चला जाता है और वहाँ पर भी ये क्या करता है, उसी तरह का रोग उत्पन्न करता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उसे क्षति पहुंचाते हैं। यानी कि जो आसपास के ऊतक होते हैं उस पर हमला कर देते हैं और उसे क्षति पहुंचाते हैं। और ऐसे अर्बुद से उभरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थानों पर चली जाती हैं। यानी कि क्या, ऐसे अर्बुद से उभरी हुई कोशिकाएं रक्त के साथ दूर दराज स्थान पर चली जाती हैं। यानी कि इससे जो जुड़ी हुई कोशिकाएं होती हैं रक्त के साथ मिल करके दूर दराज स्थान पर जो है चली जाती हैं, यानी कि दूर दराज स्थलों पर पहुंच जाती हैं और जहां भी जाती हैं नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती हैं और जहां भी जाती हैं नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती हैं। यानी कि जिस स्थान पे जाएंगी वहाँ पे जो है नया अर्बुद बनाएंगे, जिस स्थान पे जाती हैं वहाँ पे नया अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती हैं और इसे ही मेटास्टेसिस कहा जाता है। पहले भी हमने मेटास्टेसिस के बारे में बताया था। मेटास्टेसिस कहते हैं, इसे ही मेटास्टेसिस कहते हैं, इसे ही मेटास्टेसिस कहा जाता है। यानी कि रक्त के साथ मिलकर के शरीर के सभी भागों में पहुंच जाना और वहाँ पे नया अर्बुद बनाना, नया ट्यूमर बनाना ही कहलाएगा क्या, मेटास्टेसिस। ये सारी बातें जो है आप लोगों ने समझ लिया है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसका कारण क्या है, कैंसर होने का कारण क्या है। तो इस पोर्शन को अब हम मिटाएंगे, तो इसे जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके कारण की ओर बढ़ते हैं आगे कि इसका कारण क्या होता है, किस कारण से कैंसर होता है। तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है, कई कारणों से यह हो सकता है। इसका कारण क्या है, तो सामान्य कोशिकाओं के कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले जो कारक है भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक कारक हो सकते हैं या जैविक कारक हो सकते हैं। बहुत सारे कारक हैं और कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता है। तो इसी चीज़ को लिख लेना है, कैंसर के कारण, कैंसर के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या मतलब, तो सामान्य कोशिकाओं के कैंसरी कोशिकाओं में, सामान्य कोशिकाओं के कैंसरी कोशिकाओं में
रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारण भौतिक, रासायनिक एवं जैविक हो सकते हैं। मतलब क्या, इसके जो कारण होते हैं वो भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकते हैं, कोई मेन कारण नहीं है, और इन्हें ही कैंसरजन कहते हैं। यानी कि सामान्य कोशिकाओं से कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले जो कारण होते हैं वो भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकते हैं, और इन्हें ही कैंसरजन कहा जाता है। अब कैंसरजन क्या होते हैं? तो कैंसरजन वे सारे कारक होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। कैंसरजन किसे कहा जाता है? तो ये हमारा हेडिंग हो जाएगा अगला, कैंसरजन। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है कार्सिनोजेनिक। कैंसरजन क्या होता है? तो वे कारक जिससे कैंसर उत्पन्न होते हैं, वे सारे कारक जिससे कैंसर उत्पन्न होते हैं, वे सभी कारक जिससे कैंसर उत्पन्न होते हैं कैंसरजन कहलाते हैं। यानी कि जिन कारकों से कैंसर उत्पन्न होता है वही क्या कहलाते हैं? कैंसरजन कहलाते हैं, यानी कि कार्सिनोजन कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से कैंसरजन होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जिनसे कि यह रोग उत्पन्न होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कारण जो है कोई स्पेसिफिक नहीं होते हैं, विशिष्ट नहीं होते हैं, कई कारणों से ये हो सकते हैं, पहले भी हमने बता रखा है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज जैसे अनायनकारी विकिरण, एक्स रेज, गामा रेज जैसे आयनकारी विकिरण, यानी कि आयोनाइज्ड रेज, और अनआयनकारी विकिरण जैसे यूवी रेस। अनआयनकारी यानी कि नॉन आयोनाइज्ड रेज, ये है अनआयनकारी यानी कि नॉन आयोनाइज्ड रेज, जैसे कि यूवी रेस। ये क्या करते हैं? तो डीएनए में उत्परिवर्तन कर देते हैं। ये डीएनए में उत्परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि ये जो है डीएनए में उत्परिवर्तन कर देते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो चेंज होता है, यानी कि डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को बदल देते हैं, और जिस वजह से कोशिकाएं अनियमित व अनियंत्रित होकर विभाजित होने लगती हैं, जिसकी वजह से कोशिकाएं
अनियमित रूप से विभाजित होती हैं, जिसकी वजह से कोशिकाएं क्या होती हैं, तो अनियमित रूप से विभाजित होती हैं। यह कैंसर उत्पन्न होने के कारण है। यही नहीं है, और भी है, इसे हम बोलेंगे, इसको आप जो है लिख लीजिए। आगे क्या है कि इनकी वजह से क्या होता है कि डीएनए के जीन में, अभी इसी के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा कि डीएनए के जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है और उसे कैंसरस सेल में परिवर्तन कर देती हैं। क्या होता है, तो ये जो है इसी के कारण डीएनए के जीन में परिवर्तन होता है। इन्हीं आयनकारी और अनायन के विकिरणों के कारण, आयनकारी और अनायनकारी विकिरणों के कारण क्या होता है कि डीएनए के जीन में उत्परिवर्तन होता है और ये क्या कर देते हैं कि सामान्य कोशिका को भी कैंसर कोशिका में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सामान्य कोशिका को भी कैंसरजन कोशिका में परिवर्तित कर देते हैं। तो आगे लिखिएगा, डीएनए के जीन में उत्परिवर्तन करके उसे कैंसरस सेल में परिवर्तित कर देती हैं। ये हो गया ये विकिरण के कारण, एक्सरेज, वाई रेज, एक्सरेज, गामा रेज, इन विकिरणों के कारण। लेकिन और भी कारण हैं, उसको भी लिखिए। जैसे कि हमने पहले भी बताया, तंबाकू का सेवन करने से, धूम्रपान करने से जो है कैंसर हो सकता है। तो लिख लीजिए, तंबाकू, धूम्रपान आदि में मौजूद रासायनिक कैंसर जन के लगातार प्रभाव से मुख एवं फेफड़ों का कैंसर होता है। क्या होता है कि लोग लगातार जो है तंबाकू का सेवन करेंगे, धूम्रपान का सेवन करेंगे, जो कि सेल्स के बाहरी दीवार पर अटैक करेगा। तो हमारा जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो तो जितना विभाजन करना होगा उतनी विभाजित होंगी, लेकिन जब ज़्यादा क्षति होगा तो यही विभाजन अनियमित हो जाएगा। और कभी कभी देखे होंगे कि जो लोग तंबाकू खाते हैं, ज़्यादा दिनों से खा रहे हैं, तो उन लोगों का मुंह जो है पूरा नहीं खुलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैंसरजन गांठ पड़ गए हैं, यानी कि ट्यूमर बन गए हैं। इसी के कारण ऐसा होता है। तो धूम्रपान और तंबाकू का सेवन भी कैंसर उत्पन्न कर सकता है। फिर आगे जानते हैं कि कुछ विषाणु भी होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, जैसे कि ओंकोजेनिक विषाणु, यानी कि ओंकोजेनिक वायरस, यानी कि जो विषाणु जो है कैंसर उत्पन्न करते हैं उसको बोला जाता है ओंकोजेनिक विषाणु। तो इसके बारे में हम जानेंगे, ओंकोजेनिक विषाणु। ओंकोजेनिक विषाणु ओंकोजेनिक विषाणु, इसे ही कहेंगे इंग्लिश में ओंकोजेनिक वायरस। यानी कि जो विषाणु क्या करते हैं, वो कैंसर उत्पन्न करते हैं। जो विषाणु कैंसर उत्पन्न करते हैं उसे ही ओंकोजेनिक विषाणु कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि ओंकोजेनिक वायरस किसे कहते हैं, यानी कि जो विषाणु कैंसर उत्पन्न करते हैं उसे ही ओंकोजेनिक वायरस कहा जाता है। यानी कि वे विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उनको जेनिक वायरस कहलाते हैं। बस इसके बारे में इतना ही कि उनको जेनिक वायरस क्या है, तो जो वायरस जो है विषाणु जो है जिनके द्वारा कैंसर होता है उसे ही कहा जाता है ओंकोजेनिक वायरस। अब जो है हम जान लेते हैं कैंसर विज्ञान और कैंसर अभिज्ञान और निदान के बारे में। कैंसर अभिज्ञान और निदान, यानी कि इसका निदान क्या है,
इसके बारे में अब हम बात करेंगे, कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले ही हमने बताया कि आंतरिक अंगों में कैंसर का पता लगाने के लिए जो है हम विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि विकिरण चित्रण है, यानी कि इसे रेडियोग्राफी कहते हैं, एक्स-रेज का प्रयोग करके, या अभिकलित टोमोग्राफी जिसे कहा जाता है सीटी स्कैन, यानी कि कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन द्वारा जो है पता लगाया जा सकता है, या एमआरआई करके, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करके जो है पता लगाया जा सकता है कि कैंसर हुआ है कि नहीं है। यानी कि क्या, आंतरिक अंगों का कैंसर का पता लगाने के लिए आंतरिक अंगों का कैंसर का पता लगाने के लिए जो आंतरिक अंग है, उन अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, तो विकिरण चित्रण यानी कि रेडियोग्राफी, विकिरण चित्रण इसको कहते हैं रेडियोग्राफी, एक्स-रेज द्वारा, रेडियोग्राफी द्वारा, एक्स-रेज द्वारा या सीटी स्कैन द्वारा, इसी को कहा जाता है क्या, तो अभिकलित टोमोग्राफी, अभिकलित टोमोग्राफी, इसे ही कहते हैं शॉर्ट में सीटी स्कैन, और इसका पूरा नाम होता है सीटी स्कैन का कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। स्कैन, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन, उसके बाद से और एमआरआई द्वारा, और एमआरआई इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को उपचार में लाया जाता है। इनका जो उपयोग है उपचार में लाया जाता है। किसका, तो आंतरिक अंगों का कैंसर का पता लगाने के लिए विकिरण चित्रण का प्रयोग करेंगे, यानी कि रेडियोग्राफी का। उसके बाद से एक्स-रेज द्वारा होता है। उसके बाद से अभिकलित टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन, बहुत ही प्रचलित नाम है सीटी स्कैन, इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि कैंसर है कि नहीं। और इसी का प्रयोग जो है उपचार में भी किया जाता है, इसी का प्रयोग उपचार में भी किया जाता है। उसके साथ साथ और भी है, एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये सारे चीज़ें जो है कैंसर के बारे में डिटेक्ट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब इसका उपचार क्या है, इस कैंसर का उपचार क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि कैंसर का उपचार, कैंसर का उपचार ये है क्या, कैंसर का उपचार। तो देखिए अभी हमने बताया कि कैंसर को मारने के लिए रसोचिकित्सकीय ड्रग का यानी कि औषधि को उपयोग में लाया जाता है। किसे, रसोचिकित्सकीय औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसको कहा जाता है क्या, तो कीमोथेराप्यूटिक ड्रग, यानी कि इसी ड्रग्स का उपयोग, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स का उपयोग यानी कि रसोचिकित्सकीय औषधि का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसमें जो है इसी
यही एक औषधि है, रसोचिकित्सकीय औषधि, जिसे बोला जाता है कीमोथेराप्यूटिक। लेकिन इस औषधि के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, जैसा कि हमने बताया कि बाल वगैरह है झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और इसके साथ साथ शरीर में अरक्तता हो जाता है। और रक्तता यानी कि ब्लड की कमी, यानी कि खून की कमी हो जाती है इस औषधि का प्रयोग करने से। और इसी औषधि का प्रयोग जो है किया जाता है किसमें, तो कैंसर उपचार में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने सारी बातें बता दी कि कैंसर क्या है और ये कैसे होता है, हम लोगों के शरीर में कैसे फैलता है, और इसके साथ साथ इसका जो है डिटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, और इसका उपचार होगा कि नहीं, और होगा तो कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, ये सारी बातें हमने बता दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये जानकारी बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जानकारी सभी को रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देंगे। फिर से हम एक बार कहेंगे कि आपको जो है यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक तो कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तो ऑल नोटिफिकेशन सेट कीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसका और 1-2 टॉपिक बचा हुआ है, 1-2 वीडियो में उसे भी कंप्लीट कर लेंगे और ये भी लेसन हो जाएगा फिनिश। तो इस तरह से हम लोगों ने 8वें लेसन की अंतिम की ओर बढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।